हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरी क्लास है सॉल्यूशन की। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास में आपको सॉल्यूशन चैप्टर समझ में आया होगा और पिछली क्लास में अपन ने सॉल्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। अपन ने पिछले क्लास में देखा था कि सॉल्यूशन होता क्या है, वो किसके मिश्रण से बना होता है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें उपस्थित होती है। अपन ने देखा था सॉल्यूशन में विलेय प्लस विलायक का मिश्रण सॉल्यूशन होता है। अपन ने सॉल्यूशन के प्रकार देखे थे, विलयन के प्रकार देखे थे, कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखे थे। साथ ही हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि भार भार मात्रक और भार आयतन मात्रक, उनके बारे में भी बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि भार भार मात्रकों में कौन आते हैं और भार आयतन मात्रकों में कौन आते हैं। उनमें से अपन ने एक कंसंट्रेशन टर्म यानी कि मोलरता को देख लिया था। मोलरता करने के बाद में अपन जो मोलरता की कंसंट्रेशन टर्म थी वो किसमें आती है, भार आयतन मात्रक में। अब भार आयतन मात्रक की ही दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आज अपन पढ़ेंगे, वो होगी फॉर्मलता। इसको कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं वगैरह, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि ये अन्य लोगों के पास भी, अन्य बच्चों के पास भी पहुंच सके। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर ऑनलाइन यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे इस चैनल पर, इसलिए आप इनको सारे क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप अच्छा अभ्यास और अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है आपके पास तो उस डाउट को भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मलता की। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, छोटा सा ही डिफरेंस है। मान लीजिए कोई विलियन है, उसमें कोई अवयव घुला हुआ है, विलयन में कोई अवयव विलेय घुला हुआ है। तो जब विलेय किसी विलायक में घुलता है तो उसका विलयन बनने से पहले और विलयन बनने के पश्चात, है ना, जो उसकी प्रकृति में जो अंतर आता है ना, उस अंतर को अपन फॉर्मलता में व्यक्त करते हैं। उस अंतर को किसमें व्यक्त करते हैं, फॉर्मलता में। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य सी बात। अब इसकी जो एक और सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या फॉर्मलता। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है, ग्राम सूत्रभारों की संख्या। अब ग्राम सूत्रभार क्या हो गए, मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला है अपने पास, मान लीजिए NaCl है। NaCl का जो फॉर्मूला वेट होता है, ग्राम सूत्रभार का मतलब है ग्राम फॉर्मूला वेट, उसका फॉर्मूले का क्या वेट है। मान लीजिए सोडियम यहाँ पर 23 है और 35.5 किसका है, क्लोरीन का। तो कितना हो गया इसका, 58.5, यही वेट हो गया इसका। तो इसी को अपन फॉर्मूला वेट कहते हैं, एक तरह अणुभारी है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वेट। तो इसमें वैसी ही कंसंट्रेशन टर्म है मोलरता की जैसी ही। तो इसमें क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, घुले हुए विलेय में ग्राम सूत्रभारों की संख्या, घुले हुए विलेय में विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये अपने पास एक फॉर्मूला इसका बन जाता है। आपको ये टर्म समझ में आएगी, वही बात कर रहा है। अब इसके फॉर्मूले में जैसे अपन ने मोलरता में मोलों की संख्या ज्ञात की थी, उसी तरह इसमें ग्राम सूत्रभारों के लिए भी, ग्राम सूत्रभारों की संख्या प्राप्त करने के लिए भी इसका एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, घुले हुए विलेय का ग्राम में भार, घुले हुए विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का सूत्रभार ग्राम में। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है, घुले हुए विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का सूत्रभार ग्राम में, वैसा का वैसा ही है, सूत्रभार ग्राम में। तो ठीक है, तो ये किसका आ गई, ग्राम सूत्रभारों की संख्या। इससे अपन क्या प्राप्त कर सकते, ग्राम सूत्रभारों की संख्या। इसमें और मोलरता में बेसिक डिफरेंस ये है कि अपन मोलरता, इसमें अपन क्या है, विलेय की जो प्रकृति, नेचर, उसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी प्रकृति में विलायक में मिलने से पहले और विलायक में मिलने के बाद उसमें क्या अंतर आता है ना, वो ही अपन जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं।
तो सिंपल सी बात है, वैसे ही ये बात करता है मोलरता की जैसी। और अपन ने बड़े जीरो लेवल से इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, बहुत ही शून्य लेवल से, और बहुत ही शून्य लेवल से लेकर इसको बहुत हाई लेवल तक लेके जाना है। इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन सभी लेंगे, और प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म के बाद इसका एक एग्जांपल लेंगे, उससे अपन क्या है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता चला जाएगा। तो अपने पास एक ही बेसिक सा फॉर्मूला आ गया। अब क्या ये फॉर्मूला काम करता है क्वेश्चनों पर? क्वेश्चन भी लेकर देखते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप पहले तो इसको ऐसा कैसा उतार लीजिए, वीडियो पॉज कर उतार लेना, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल संगुणित होकर द्वितीयाणु के रूप में, द्वितीयाणु का मतलब होता है डाइमर, बेंजोइक अम्ल संगुणित होकर द्वितीयाणु के रूप में होते हैं, द्वितीयाणु के रूप में होते हैं यदि 1 लीटर विलयन में बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम घुले हैं तो फॉर्मूला बताइए। क्या पूछा क्वेश्चन? बेंजोइक अम्ल संगुणित होकर, मतलब आपस में जुड़कर, संगुणित होकर द्वितीयाणु के रूप में उपस्थित होते हैं, डाइमर के रूप में, यदि 1 लीटर विलयन में 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल घुले हुए हैं तो विलयन की फॉर्मूला बताइए। तो क्वेश्चन को आप उतार ही लिए होंगे। अब मैं यहां पर देखो क्या बात कर रहा है, मान लीजिए क्या कर रहा है ये, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C7H6 और O2। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C7H6 और O2। ये किसका फॉर्मूला होता है, बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इसके कितने ग्राम घुले हुए हैं 1 लीटर विलयन में, 12.2 ग्राम इसके क्या है, घुले हैं। इसमें 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में ये घुला हुआ है। अब अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, इसकी फॉर्मूला पता करनी है। अब फॉर्मूला पता करने के लिए अपन ने क्या किया था, ग्राम सूत्रवारों की संख्या, तो इसमें ग्राम सूत्रवार की संख्या पता कीजिए आप। फॉर्मूला वेट, इसके फॉर्मूले का वेट कितना है, तो वेट देखो इसमें 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 7 कार्बन वास्तव 84 और 6 90 और 16 32 होते हैं इसमें। तो कितना हो गया इसका, लगभग जोड़ के देखो इसमें फॉर्मूला वेट इसका कितना आता है, 84 + 6 + 32, 90 + 32 कितना हो गया, 12, 122। कितना आता है, 122। अब इसका फॉर्मूला वेट तो आ गया यहां पर 122, परंतु ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये संगुणित होकर किसके रूप में है, डाइमर के रूप में, द्वितीयाणु के रूप में है। अब ये द्वितीयाणु के रूप में हो गया तो इसको 2 से गुणा कर देना, डाइमर के रूप में, तो क्या होगा, ये द्वितीयाणु हो गया है। द्वितीयाणु का फॉर्मूला अपने प्राप्त कर लिया डाइमर का, ठीक है। तो कितना आ गया डाइमर का वैल्यू, 244। इसका सूत्रभार कितना आ गया अपने पास, 244। इस तरह से अपन इसका सूत्रभार प्राप्त कर लिए। अब सूत्रभार इसको अपने उतार लिया होगा। सूत्रभार प्राप्त करने के बाद में आते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे कि अपन इसमें अब क्या क्या कर सकते हैं। तो अब सीधा सा फॉर्मूला बैठता है अपना, घुले हुए विलेय का ग्राम में भार, ठीक है। जितना विलेय, कितना घुला हुआ है इसका, 12.2 ग्राम, तो ये 12.2 ग्राम यहाँ पे घुला हुआ विलेय आ गया, ठीक है, बटे सूत्रभार की ग्राम में मात्रा कितने हैं टोटल, सूत्रभार आ गया इसका बाय 224 भाई 44 होते हैं, 244 सॉरी 244 आ गया यहाँ पर। कितना आ गया इसका सूत्रभार, 244, और 1 लीटर क्या है, विलियन है। तो इसको काटो, काटने के बाद क्या बचेगा अपने पास, 122 बटे 244, तो 1/20, यानी तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गई, F/20, ये फॉर्मूला आ गई अपने पास। तो इसको आगे देखते हैं, तो अपन क्या होगा, 0.05 फॉर्मूला यहाँ पर अपने को प्राप्त होती है। क्लियर। इसमें अपने को कुछ नहीं करना था, वही घुले हुए विलेय का ग्राम में भार, साथ ही उसका सूत्रभार, किसका, डाइमर का। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को उलझाने के हिसाब से बोल दिया कि द्वितीयाणु की बात कर रहा है, डाइमर की, क्योंकि वहां पर विलेय क्या है, संगुणित होकर द्वितीयाणु के रूप में है, बेंजीन वाले में, ठीक है। तो द्वितीयाणु का उस तरह से निकाल लेना, तृतीयाणु आ गया तो 3 से गुणा कर देना, चतुर्थाणु आ गया तो 4 से गुणा हो जाएगा, कितने भी अणु आ जाएंगे,
तो आपको इस तरह से आपको उनका फॉर्मूला वेट निकाल लेना है। यही बात फॉर्मलता में की जाती है। तो यहां पर अपना फॉर्मलता जैसी कंसंट्रेशन टर्म भी कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बार आयतन मात्रक वाले नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पर बढ़ते हैं। तो वो कौन सी आ गई? नॉर्मलता। अब देखो नॉर्मलता क्या कहती है। नॉर्मलता भी सिंपल सी परिभाषा कहती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या कहती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहां पर देखने वाली बात इंपॉर्टेंट, यहां पर एक नया कंसंट्रेशन टर्म आता है। क्या आता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब भैया ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ये पहले आप ग्राम तुल्यांक को समझिए, बाकी का लफड़ा बाद में। पहले तो आप इसकी क्या है नॉर्मलता की डेफिनेशन लिख दीजिए कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहां पर अपन नॉर्मलता की डेफिनेशन लिखें तो क्या आ गई? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये यहां पर एक नई कंसंट्रेशन टर्म, नई बात अपने को पता चली। तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोलते हैं। विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। अब बात करते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखो मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिया आपके पास, मैंने लिया H2SO4। ग्राम तुल्यांक देख रहे हैं अपन, पहले इस पे इसके इतर चलो, नॉर्मलता के बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं ग्राम तुल्यांक होते क्या है। ग्राम तुल्यांक वो होता है जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिया H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब इसमें अपन इसका अणुभार देखते हैं या इसका सूत्रभार देखते हैं। अणुभार इसका कितना आता है? हाइड्रोजन कितने? 2, तो इसका 2 आ गया वेट। सल्फर कितना है? 1, तो इसका क्या है? 32 है, इसका वेट 32 होता है। ऑक्सीजन कितना है? 4, तो 4 16 है, इसका 12, तो 4 से गुणा कर दो। 16 चौको 64, 64 और 32 96, और 96 2 98। टोटल इसका वेट कितना आता है? 98। कितना आता है? 98। तो ये तो 98 क्या है? H2SO4 का भार आ गया, यानी इसका सूत्र भार आ गया। अब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? माना देखो यहां पर H2SO4 कुछ इस कंडीशन में होता है 2H प्लस और साथ में SO4-2, ये कंडीशन में होते हैं, टूट के बनते हैं। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है? प्लस का 2 चार्ज होगा। इस पे कितना चार्ज होगा? प्लस का 2 चार्ज। और ये प्लस का 2 चार्ज और माइनस का 2 चार्ज जो ये दिखाया गया है, ये होती है संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता। तो अपन ग्राम तुल्यांक में क्या करते हैं? जो किसी भी अणु का फॉर्मूला वेट निकलता है, उसमें जो उसकी धन संयोजकता होती है, पॉजिटिव संयोजकता है ना, प्लस में वाली, उसका भाग उसके फॉर्मूला वेट में दे देते हैं। तो ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहां पर दोनों की से एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो 2 की हो गई कितनी? 2 + 2 में, तो उसका 2 का भाग लगा दो इसमें। किसमें? H2SO4 में। तो लगाओ इसमें कितना आ गया? इसका 49। तो ये क्या हो गया? इसका ग्राम तुल्यांक आ जाता है। क्या आता है? ग्राम। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? ग्राम तुल्यांक। बात आ गई समझ में? इसी को अपन ग्राम तुल्यांक कहेंगे। मतलब इसका ग्राम तुल्यांक आता है 49। उसी तरह से अपन NaCl का देखते हैं एक बार। NaCl का वेट देखो कितना आता है? 58.5 ये आता है। अब यहां पर सोडियम है, सोडियम की +1 संयोजकता होती है और क्लोरीन की -1 होती है। तो यहां पर कितनी है? वही किसका भाग देते हैं अपन? प्लस वाली संयोजकता का। तो यहां पर 1 आता है, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो 58.5 ही आ जाता है। इसके क्या होंगे? ग्राम तुल्यांक भी उतने ही होंगे। बात आ गई समझ में आपको? तो इस तरह से अपन ग्राम तुल्यांक निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपन वापस अपनी नॉर्मलता पे। आपको ग्राम तुल्यांक का मैटर समझ में आ गया? इसको आप ऐसा कैसा चाहे तो उतार सकते हैं कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा? घुले हुए
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसका फॉर्मूला बना लो, क्या बन जाएगा? घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो कोई चक्कर ही नहीं, वही बात ये कर रहा है। तो क्या हो गया इसका? ये सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जैसे अपन वहां पर सूत्र बारों की संख्या निकाल रहे थे, मोलों की संख्या निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या का भी फॉर्मूला बनता है, जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले हल किया है। अपन को पता चली गया कि ग्राम तुल्यांक होते क्या है, ग्राम तुल्यांक नंबर क्या होते हैं। ठीक है, संयोजकता का भाग दे देना है, बस धन संयोजकता का भाग देना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ग्राम तुल्यांक संख्या का विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार। तो ग्राम तुल्यांक संख्या विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। तो यही फॉर्मूला अपने पास आता है और कुछ चक्कर ही नहीं इसमें, वैसा का वैसा ही है। और ये अपने पास इसके भी दो फॉर्मूले मिल गए अपने पास, ग्राम तुल्यांक संख्या विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? उसकी ग्राम तुल्यांक संख्या निकाल सकते हैं। तो अपने पास एक कंबाइंड फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका? विलेय की ग्राम में मात्रा, कंबाइंड फॉर्मूला क्या बनेगा? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार इनटू आयतन लीटर में, यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कंबाइंड फॉर्मूला भी बना लीजिए, इसको आप यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद इसका कंबाइंड फॉर्मूला इधर बना देते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा जो दी हुई है ना, घुले हुए विलेय की, बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक इनटू विलयन का आयतन लीटर में, यही आ गया अपने पास। तो एक कंबाइंड फॉर्मूला ये बन जाता है इसका। ठीक है, इससे अपन किसी भी विलयन की नॉर्मलता की जांच कर सकते हैं या नॉर्मलता के सवालों को हल कर सकते हैं। तो आपको एक बार इसमें नई चीज क्या आई? ग्राम तुल्यांक, वो आपको क्लियर होगी कि ग्राम तुल्यांक होते क्या हैं। इनको अपन अभी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। और इसमें एक छोटा सा नोट लगा के आप एक बात और लिख दीजिए कि अगर नॉर्मलता से सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करना है तो किससे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए अपने पास नॉर्मलता की वैल्यू किसी क्वेश्चन में दे देता है और उस नॉर्मलता को वो सांद्रता में मांग रहा है ग्राम प्रति लीटर में, कि बताइए ग्राम प्रति लीटर में ये नॉर्मलता की सांद्रता क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो उसमें क्या करना है अपने को? जो नॉर्मलता अपने को प्राप्त हुई है उसका गुणा किससे कर देना है? विलेय के तुल्यांकी भार से। किससे कर देना है? विलेय के तुल्यांकी भार से। तो इसमें एक नोट लगाकर लिख दीजिए आप, यदि नॉर्मलता से सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त करनी है तो निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें लिख दीजिए, यदि नॉर्मलता से सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त करनी है तो निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा नोट आप लिख लीजिए, लिख लिया होगा आपने। यदि
नॉर्मलता से सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त करनी है। सांद्रता किसमें प्राप्त करनी है? ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त करनी है। तो निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉर्मलता इंटू विलेय के ग्राम तुल्यांक, इससे गुणा कर देना है। इससे अपने क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगी आपको। अभी सब कुछ करके देखेंगे अपन, ठीक है? इसको भी आप उतार लीजिए। अब अपन ने इतनी सारी चीजें इसमें नॉर्मलता में देख ली। अब क्या अपन एक क्वेश्चन ले सकते हैं, उसको हल करने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन अपने से हल होता है या नहीं होता है। तो आप इस पे एक क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन करवाना इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन से अपना ये जो कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं ये थोड़ा सा उस पर प्रेशर पड़ता है और वो क्लियर होता है। ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें आपको अच्छे अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आपको इस चैप्टर में थ्योरी पे फोकस बिल्कुल भी बहुत ही कम करना है, या यूं मान के थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देना। इसमें इनका कॉन्सेप्ट देखना है और इन पे क्वेश्चंस करने। जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता, इनमें क्या थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इस वजह से क्या है क्वेश्चंस पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें क्या नहीं लें। ठीक है, तो आप इन पे जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट सुधरेगा, और आप अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट पैदा कर रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आपका जो भी सॉल्यूशन बनेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि वो अपन से हल होता है या नहीं होता। क्वेश्चन लिखिए आप, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 1 लीटर जलीय विलयन में घुला है। क्या है क्वेश्चन? अपन ने लिया 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसमें घुला है भैया? जलीय विलयन में घुला है। ठीक है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में घुला है, तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी? सिंपल सा बात कही है इसमें। तो इसकी नॉर्मलता अपने को ज्ञात करनी है। अब कर दो इसकी नॉर्मलता ज्ञात। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिखिए Na2CO3, ये किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम कार्बोनेट का। अब आप इसमें निकाल ही सकते हो इसकी नॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए कितना लीटर विलयन में घुला हुआ है? 1 लीटर जल में, 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। आप क्वेश्चन को चाहे तो अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोलकर बता ही दिया, उसको आप लिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो अपन ये देखें कि ये 5.3 ग्राम तो अपने पास विलेय का दिया हुआ ग्राम में बाहर आ गया। अब यहाँ पर अपने को देखना है सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला वेट है वो भी देखना, वो कितना आता है। तो यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम 23 23 46 हो गए, 2 है यहाँ पर, तो 23 23 46, ये तो इसकी तो आ गई 46। कार्बन कितना है? 12 प्लस 12। ऑक्सीजन कितना है? 16 3 48, तो इसका कितना हो गया? 48। तो 46 प्लस 12 प्लस 48, इसको जोड़ो, जोड़ने पर कितना आता है अपने पास? 106 के लगभग आता है। 106 ही आता है। क्या आता है? 106। अब अपन ने ये यहां पर देख लिया, क्या है? ये तो आ गया सोडियम कार्बोनेट का भार, मगर इस कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मलता में भार से काम नहीं चलता। इसको चाहिए तुल्यांक की भार। क्या चाहिए? तुल्यांक की भार, या ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसके ग्राम तुल्यांक चाहिए। तो ग्राम तुल्यांक के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो धन संयोजकता होती है उसका क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो यहां पर देखो सोडियम 2 है, कितना है? 2। यहां पर CO3 है, इस पर -2 का चार्ज है, 2 सोडियम होने की वजह से इस पर प्लस का चार्ज हो गया। तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो प्लस के 2 चार्ज आ जाते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी है सोडियम की? 2 हो गई यहाँ पर, 2 सोडियम होने की वजह से। तो यहाँ पर 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 53। कितने आ जाएंगे इसकी ग्राम तुल्यांक? 53। तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला में मान रख दो, नॉर्मलता विलेय का दिया गया ग्राम में भार कितना है? 5.3, और क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांक
कितने हैं 53 प्राप्त हुए अपने को विलयन का आयतन लीटर में। सॉल्व करने पर क्या होता है अपने पास कितना n/10 तो 0.5 यही मान आता है। ठीक है, तो यही वैल्यू अपने को क्या हो गई, सॉरी 0.1 आता है इसमें 0.1। इसको हल करने पर कितना आएगा 0.1 कट गया, ये n/10 आ गया तो 0.1 यहाँ पर क्या आ गई इसकी नॉर्मलता। तो इस तरह से अपन इसकी क्या है नॉर्मलता के क्वेश्चंस भी हल कर सकते हैं। अपने को कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार अपने को क्या पता चल गया तुल्यांक की का मतलब होता क्या है वो पता चल गया, तो तुल्यांक निकालना है। इसमें केवल इतना ही करना है कि सूत्र बार जो है उसमें से संयोजकता का भाग दे देना है और ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे। ग्राम तुल्यांक इस फॉर्मूले में रखना है, सॉल्यूशन आपके सामने। तो इसका क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि किसी को अगर संयोजकता वगैरह की चीज में कोई दिक्कत है, जैसे संयोजकता, इलेक्ट्रोड संरचना, तो मैंने क्या है कुछ बेसिक केमिस्ट्री में प्लेलिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जितने भी केमिस्ट्री की बेसिक चीजें हैं जैसे कि आईयूपीएसी नामकरण है, संयोजकता है और आवर्त सारणी है, उसकी बेसिक डिटेल मैंने अच्छी तरह से रिएक्शन बनाना जिसको बिल्कुल नहीं आता वो आप उनमें देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ मैंने उसमें समझा रखा है, बताया रखा है कि आप उनको आसानी से रिएक्शन बनाना भी सीख सकते हो, संयोजकता भी सीख सकते हो, आवर्त सारणी को भी समझ सकते हो। तो आप उनमें कुछ चैप्टर डाल रखे हैं, मैंने कुछ वीडियो उन पे बना रखे हैं, तो आप उस बेसिक क्लासों को जरूर लीजिएगा, वो आपके लिए बायो केमिस्ट्री में बहुत फायदा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अपना ये मैटर भी कंप्लीट होता है। अब इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी जो आप यहाँ पे सूत्रबारों की संख्या आ गई है अपने पास, इसका पूरा अनुभार सूत्रबार, तो उसमें क्या करना है जो भाग दे रहे हो आप संयोजकता का वो हमेशा धन वाली संयोजकता का ही भाग देना है। किसका देना है धन वाली संयोजकता, ऋण वाली संयोजकता नहीं देना है, ऋण वाली संयोजकता का भाग नहीं देना, किसका देना है धन वाली की। अपन ने भी H2SO4 का देखे वहां पर हाइड्रोजन वाली धन वाली संयोजकता का भाग दिया, यहाँ पर Na2SO4 में Na2CO3 में क्या है सोडियम वाली संयोजकता का भाग दिया। तो इसमें इतना ध्यान रखना इसमें किसका भाग देना है धन वाली संयोजकता का भाग देना है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है भार भार मात्रक। तो भार भार मात्रकों में अपन देखते हैं, भार भार मात्रकों में अपन ने क्या क्या लिए थे, मोललता ली थी, मोल भिन्न ली थी, ये सारी किसमें लिए थे भार भार मात्रक में। भार भार मात्रक की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है या भार भार मात्रक की स्पेशल गुण क्या है। अपन ने पहली क्लास में बात की थी कि भार भार जो मात्रक होते हैं उसमें विलेय और विलायक दोनों किसमें होते हैं द्रव्यमान में, किसमें होते हैं द्रव्यमान में, जबकि भार आयतन मात्रक में विलेय द्रव्यमान में तो विलयन या विलायक आयतन में होता है, विलयन आयतन में होता है। अब भार भार मात्रक में कुछ इसकी कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे कि पहली कंसंट्रेशन टर्म अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर भार प्रतिशतता। क्या भार प्रतिशतता। अब भैया ये भार प्रतिशतता क्या होती है, ये भी कुछ नहीं है, सिंपल सी कंसंट्रेशन टर्म है वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या होती है भार प्रतिशतता, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा। क्या होती है 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है। 100 ग्राम विलयन में घुले हुए 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, ये क्या हो गई अपने पास भार भार प्रतिशतता। ये क्या हो गई भार भार प्रतिशतता। इसको आप आगे लिख लो भार भार मात्रा, भार भार प्रतिशतता कहलाती है, थोड़ा कहलाती है। इसका कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला भार भार प्रतिशतता का विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार इंटू 100। यही अपने पास क्या है भार भार प्रतिशतता आ गई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा यही लॉजिक लगाना है। अगर यहां पर मान लीजिए विलयन
बनता है किससे, विलय प्लस विलायक से। तो यहाँ पर भार प्रतिशतता निकालनी है तो वो किसी एक की पूछेगा, भाई विलयन में कोई दो चीजें घुली हुई है ना, वो किसी एक की पूछेगा। तो मान लीजिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपन मॉडल बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर W1 के रूप में लेते हैं अपन ग्राम विलय को, किसको, W1 को लेते हैं अपन ग्राम विलय के रूप में, ग्राम विलय, और WB को लेते हैं अपन ग्राम विलायक के रूप में, ग्राम विलायक के रूप में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला। तो भार परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलय का ग्राम में भार WA बटे विलयन का ग्राम में भार। अब विलयन का ग्राम में भार में क्या क्या आता है, एक तो विलायक भी आएगा, साथ में विलय भी आएगा, यही क्या होता है विलयन का। तो WA प्लस WB इंटू 100, तो यही फॉर्मूला बनता है इसका। भाई WA WB का मतलब क्या हो गया, विलयन, टोटल विलयन तो विलय प्लस विलायक मिलकर बनता है। तो अपन इस तरह से इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें आप एक क्वेश्चन कीजिए और इसको खत्म कीजिए। क्वेश्चन लिखिए इसमें, इसको पहले आप ऐसा कैसा उतार लेना। देखो मैंने बड़े शॉर्ट में आपको ये चैप्टर आपको करवा रहा हूं, इसमें आपको जितनी जरूरत है वो सारी डिटेल में आपको यहां पर दे रहा हूं। आपको फालतू की थ्योरी में नहीं घुसना है, आपको सीधा किस पे आ रहा है, कॉन्सेप्ट पे आना है, क्योंकि यही चीजें काम में आती है और इनमें क्वेश्चन बनते हैं। चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, चाहे आप नीट का एग्जाम ले लो, या किसी भी लेवल का एग्जाम ले लो, आपको उसमें केवल इन्हीं पे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें थ्योरी वोरी नहीं पूछता है, तो आप इन पे फोकस, जहां पर थ्योरी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको थ्योरी भी बता दूंगा, है ना। तो अभी फिलहाल इन कंसंट्रेशन टर्म में आपको सीधा क्वेश्चन ही देगा और क्वेश्चन ही मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चन पे ही फोकस करें। तो इसमें आप क्वेश्चन लिख के देखिए, 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर शक्कर का भार प्रतिशत बताइए। क्या है, 10, इसको आप उतार लेना, 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर इसका भार प्रतिशत बताइए। किसका, शक्कर का, बताइए। शक्कर कितनी आ गई यहां पर, 10 ग्राम, और जल कितना आ गया यहां पर, 90 ग्राम। तो अपने को शक्कर की क्या निकालना है, भार प्रतिशतता, शक्कर की भार प्रतिशतता। अब देखो इसमें वही फॉर्मूला लगाना है और उसी का मान लगना है। तो यहां पर क्या है, शक्कर क्या हो गई, विलय, और जल क्या होगा, विलायक। तो वही क्या लिखना है, WA बराबर क्या हो गया, 10 ग्राम, विलय का ग्राम में भार, ठीक है। दूसरा WA बराबर, W नीचे लिखे, बटे में लिखेंगे क्या, विलय प्लस विलायक, यही आएगा। तो WA की वैल्यू होगी 10 और WB की वैल्यू हो गई कितनी, 90 इंटू 100। तो जब ये कितने हो गए, 10 बटे 100, ठीक है, 10 बटे 100, 100 इंटू 100, तो कितना बच गया, 10%। तो यहां पर शक्कर का परसेंटेज कितना आ गया, 10%। इस तरह से इनके क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। सीधा सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूले आपको पता है और फॉर्मूले आप हम जान गए, समझ गए, तो फॉर्मूले समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, भार भार मात्रक वाली, कौन सी आती है, पीपीएम। इस पे भी अपन ने चर्चा की थी, थोड़ी पहली क्लास में अपन ने इस पे चर्चा की थी। पीपीएम होता क्या है, अब देखिए पीपीएम, मान लीजिए कोई विलयन है और वो विलयन बहुत ही अधिक पतला है, जिसको अपन तनु विलयन बोलते हैं। अब वहां पर तनु विलयन में अपन उसकी सांद्रता को किसमें लेते हैं, ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पतला विलयन है तनु विलयन में, तो उसमें अपन सांद्रता पीपीएम में लेते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख, ये हो गए पीपीएम। तो इसमें आप चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो कि विलय के ग्राम भागों की वह संख्या, विलय के ग्राम भागों की वह संख्या जो विलयन के प्रति 10 लाख भार भागों में उपस्थित होती है। विलय के ग्राम भागों की वह संख्या, विलय के ग्राम भागों की भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 1 मिलियन भी लिख सकते हैं उसको, भाई प्रति 10 लाख क्या हो गया, 1 मिलियन, 1 मिलियन या प्रति 10 लाख भार भागों में उपस्थित होती है, पीपीएम कहलाती है। सीधी सी डेफिनेशन अपने को पता चल गई।
मुझे उम्मीद है कि आपने परिभाषा लिख ली होगी। अब पीपीएम का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान। क्या बन गया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है। और पीपीएम में अगर बात कर रहा है, ये परसेंटेज में पूछ रहा था, अपन 100 से गुणा कर रहे थे। अब पीपीएम का मतलब क्या होता है, 10 लाख, मतलब 1 मिलियन 10 लाख ही होते हैं। ठीक है। और 10 लाख को अपन लिख सकते हैं इस तरह से, 10 की घात 6, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बात कर रहा है विलेय का द्रव्यमान कितना है किसी विलायक में, प्रति 10 लाख में पूछ रहा है, तो इधर क्या कर देना, 10 की घात 6 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, पीपीएम का। और मान लीजिए अगर कोई विलयन और भी ज्यादा क्या है, पतला है, और भी ज्यादा पतला है, तो अपन उसकी, सॉरी यहां पर विलायक नहीं विलियन आएगा, विलियन, इतना ध्यान, सॉरी यहां पर क्या गया, विलियन आएगा। तो क्या हो गया, मान लीजिए कोई कोई विलियन और भी अधिक पतला है, अगर और भी अधिक पतला है उसकी सांद्रता अपने को निकालनी है। मान लीजिए यहां पर मैं लेता हूं 10 की घात 9, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन, करोड़ों में चली जाएगी, ये नंबरिंग किस में चली जाएगी, करोड़ों में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। भाई इतने में है तो उसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन, इतने में है तो पार्ट्स पर मिलियन, इतना सा ध्यान रखना है। तो ये अपने पास इसका फॉर्मूला बैठता है। तो यहां पर ये अपना पीपीएम भी कंप्लीट होता है। क्या कहता है ये, विलेय का द्रव्यमान किसी विलियन में प्रति 10 लाख में है तो उसकी वो संख्या क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी एक क्वेश्चन करो और इसको खत्म करो। मान ली इसमें क्वेश्चन लिखिए, यदि 1.0 इंटू 10 टू पावर -3, 1.0 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम क्लोरीन गैस 1 किलो जलीय विलीन में घुली है तो क्लोरीन का पीपीएम होगा। इसमें घुली है 1 किलो जलीय विलयन में घुली है तो क्लोरीन का पीपीएम आपको बताना है। क्या बताना है, क्लोरीन का पीपीएम। तो इसमें वही फॉर्मूला, विलेय का द्रव्यमान कितना है, इतना है भैया 1.0 इंटू 10 टू पावर -3, ये विलेय का द्रव्यमान आ गया। और विलियन का द्रव्यमान कितना है, 1 किलो में है तो 1 किलो को अपन इस तरह से लिख सकते हैं 10 की घात 3, ठीक है, इंटू कितना है 10 की घात 6, ठीक है, यही करना है। ये कट जाएंगे सारे, बचेगा क्या अपने पास, पीपीएम क्या बचेगा क्लोरीन का पीपीएम क्या बचेगा 1.0, यही पीपीएम आ गया इसका। तो इसमें कोई दिक्कत, आराम से क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो अपन इस तरह से क्या है, 1 किलो विलियन में जल का क्लोरीन का पीपीएम कितना है, इतनी सी ही मात्रा है, पार्ट्स पर मिलियन उतनी सी, प्रति 10 लाख में कितना है, इतना सा ही क्लोरीन है। बात आ गई समझ में। ये पीपीएम कब यूज में लेना है अपने को, जब विलियन बहुत ही अधिक पतला होगा, बहुत ही अधिक पतला होगा, अर्थात उसकी सांद्रता, घुले हुए विलेय की सांद्रता बहुत ही ज्यादा कम होगी, तब अपन को क्या लेना है, पीपीएम में लेना है। यही पीपीएम की डेफिनेशन है। और अगर और ज्यादा पतला होगा 10 की घात 9 पार्ट्स पर बिलियन में ले, फिर वो किस में आता है, पार्ट्स पर बिलियन में, वो क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना, 10 की घात 9 आ जाए तो पार्ट्स पर बिलियन, और 10 की घात 6 पार्ट्स पर मिलियन, इतना सा है। इसको प्रति 10 लाख, प्रति 10 करोड़, उतना ही बात है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म भी यहां पर कंप्लीट होती है। अब अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, मोललता। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इस पे पढ़ने पहले भी पहली क्लास में चर्चा की थी थोड़ी सी, मोललता क्या होती है। वैसी है ये जो अपन ने मोलरता देखी थी ना, उसी की बहन मान लो इसको। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मोललता और मोललता में फर्क इतना है कि यहां पर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है केवल। क्या फर्क पड़ता है कि मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं मोलरता में तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वहां पर क्या होता है,
विलयन आयतन में होता है विलायक, तो क्या होगा, वहां पर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने से क्या होगा, मोलरता घट जाएगी। और अगर मैं मोलरता में टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो यहाँ पर विलेय प्लस विलायक दोनों किसमें होते हैं, द्रव्यमान में, तो द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। इतनी सी आप बात ध्यान में रखना, इसलिए क्या है, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपनी यहाँ पर तीसरी कंसंट्रेशन टर्म भार भार मात्रक वाली क्या आ जाती है, मोलरता। इसको किससे व्यक्त करते हैं भैया, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, मोलेलिटी। क्या होती है, मोलेलिटी। अब इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मोलरता की थी, है ना, परंतु यहां पर क्या करना है, विलायक होता है। और एक बेसिक डिफरेंस और होता है मोलरता में, कि यहां पर मोलरता में हमेशा विलायक शब्द का यूज होता है मोलरता में, आप उसकी पहचान कर सकते हो। यहां पर विलय किसमें होगा, विलायक में, विलायक में घुला हुआ, यहां पर विलायक शब्द का यूज केवल किसमें होता है, मोलरता में होता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसकी ध्यान रखना। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो चाहो तो, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, क्या डेफिनेशन है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलो विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, क्या होती है भैया, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार इंटू 1000, कितने में, 1 किलो में विलायक का भार, यही फॉर्मूला अपने पास बनता है। तो यहां पर मोलरता का ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया अपने पास। अब यहां पर जैसे मोलरता में मोलों की संख्या आई थी, यहां पर भी मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला, पहले अपन क्या करते हैं, मोल संख्या देखते हैं, मोल संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। तो मोल संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय का भार, ठीक है, विलय का भार बटे अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। तो ये यहां पर मोल संख्या इससे प्राप्त हो जाएगी अपने पास। अब इसका एक थोड़ा और इसको मॉडिफाइड कर देते हैं, इस फॉर्मूले को, क्या बन जाएगा यहां पर, मान लीजिए अगर यहां पर मैं WB ग्राम विलायक मानता हूं और WA ग्राम विलय मानता हूं, है ना, किसी विलयन में क्या होगा, WA ग्राम विलय है और WB ग्राम विलायक है, तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी। तो इसको और मॉडिफाइड करके देखते हैं कि मान लीजिए किसी विलयन में WA क्या है, ग्राम विलय है, और WB क्या है, ग्राम विलायक है, ग्राम विलय और ग्राम विलायक, मतलब सीधी सी बात है, WB का मतलब है विलायक की ग्राम में मात्रा और WA का मतलब है विलय की ग्राम में मात्रा। तो अपने पास इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो मोलरता क्या हो जाएगी यहां पर, WA अपॉन, फिर क्या हो जाएगा, यहां पर अपन ने क्या लिया था, मोल संख्या प्राप्त करनी है, तो मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो इसको अणुभार को अपन MA के रूप में लिख देते हैं, क्या है, मास ऑफ, ठीक है, विलय का अणुभार मास ऑफ A के रूप में लिख देते हैं, और उसके बाद क्या करना है, इसको गुणा WB, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, इसका मोलरता का एक कंप्लीट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, मोलरता का। तो मोल संख्या पता कर सकते हैं अपन इस तरह से। तो यहां पर MA क्या है, MA विलय A का अणुभार है, तो ये लिख भी दीजिए आप, यहां MA विलय A का अणुभार है, ठीक है।
तो यहाँ तक ये अपनी मोललता का कंसेप्ट पूरा होता है। भाई कुछ नहीं किया अपन ने, वही फॉर्मूला बनता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का भार इंटू 1000 कितने 1 किलो में है। मोल संख्या आ गई अपने पास विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो अपने को इस तरह से विलेय का भार, इस तरह से विलेय का भार यह हो गया और विलेय का अणुभार कितना गया एम है। तो यही क्या हो गई मोल संख्या, क्योंकि अपन ने यहाँ पर विलेय का जो भार है ग्राम उसको डब्ल्यू में लिया है और ग्राम विलेय के भार को डब्ल्यू में लिया है और एम अपन ने यहाँ पर किस में माना है अणुभार के रूप में माना है। तो ये सिंपल सी बात है, ये कहता है और सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनता है। तो इसमें अपन एक क्वेश्चन करें, फिर तैयार हो आप? तो क्वेश्चन इसमें लिखिए आप, लिखिए क्वेश्चन 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में घुला है। कितना? इसको आप उतार लीजिएगा ऐसा कैसा, आपके काम में आने वाली चीज है। 5.85 ग्राम NaCl किसमें घुला है 500 ग्राम जल में घुला है। तो विलयन की मोललता बताइए। तो विलयन की मोललता बताइए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और फिर से लिखिए। 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में घुला है, तो विलयन की मोललता बताइए। अब यहां पर WA क्या है? WA कितना है 5.85 ग्राम। कितना है 5.85 ग्राम। क्या है भाई ये NaCl, ठीक है। और किसमें घुला है ये, किसमें घुला है 500 ग्राम जल में। तो WB कितना हो गया 500 ग्राम जल, ये हो गया। अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें मोललता। मोललता का फॉर्मूला अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था? सबसे पहले अपने को क्या करना है इसके अणुभार पता करने हैं। क्या करने हैं अणुभार पता करने हैं, मोलों की संख्या भी देखनी है। तो इसका अणुभार कितना होगा 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना हो गया इसका 58। कितना हो गया 58.5। ये इसका क्या हो गया अणुभार आ गया अपने पास। तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या बनता है विलेय का दिया भार बटे अणुभार Ma, यही था, प्लस गुणा 500 ग्राम यहां पर जल हो गया, ठीक है, इंटू 1000। यही फॉर्मूला था अपन ने मोललता का। तो इसमें मान रख दो कितना हो गया 5.85 बटे कितना हो गया 58.5 इंटू 500 ग्राम इंटू 1000। यही फॉर्मूला बैठता है अपने पास। अब इस फॉर्मूले को अपन हल करेंगे, काटापेटी करो इसकी। काटापेटी करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा 1/5। कितना आएगा 1/5। मतलब भाग लगाओ 1/5 में, तो 0.2 यहां पर मोललता का मान आएगा। कितना आएगा मोललता 0.2। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही मान आएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है भाई, यहाँ अपन 11th में 12th में पढ़ रहे हैं और कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों को काटना पीटना आप खुद से के हिसाब से सीखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी और केमिस्ट्री की दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। तो कितना माना जाएगा इसका 0.2 मोललता। बात आ गई समझ में? वही बात की अपन ने, वही सूत्र में मान रखा और इस तरह से अपन ने मोललता प्राप्त कर ली। अब अपना यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक और कंसंट्रेशन टर्म नई वाली लेते हैं। कौन सी हो जाएगी वो मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगी मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत छोटी सी बात करता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। अब ये मोल भिन्न क्या होती है या मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल भिन्न होती है, मान लीजिए कोई विलयन है, मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें अवयव घुले हुए हैं, कई सारे अवयव हैं। अब उन अवयव में किसी अवयव की प्रतिशत मात्रा, किसी अवयव का कितना प्रतिशत घुला हुआ है, कोई अवयव कितना घुला हुआ है, उसकी मात्रा बताता है मोल फ्रैक्शन, है ना भाई। मान लीजिए किसी विलयन में कई सारे अवयव घुले हुए हैं, अब उसमें उन अवयवों की अलग अलग मात्रा, उनके फ्रैक्शंस, उनके अंश देखने हैं। इसमें किसमें मोल फ्रैक्शन में, और कुछ नहीं है इसमें।
तो इसकी आप ज्यादा कुछ नहीं डिटेल में जाते हुए, और इसको इतना सा ध्यान रखना, इसको किससे व्यक्त करते हैं मोल फ्रैक्शन को, एक्स से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं, इतना लिख लीजिए, इसको कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं, एक्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन हो गई, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माना, लिखिए बिना किसी डेफिनेशन सीधा लिखो आप इसमें, माना किसी विलयन में ए व बी दो अवयव उपस्थित हैं, माना किसी विलयन में ए व बी दो अवयव उपस्थित हैं, ए व बी दो अवयव उपस्थित हैं, जिनके मोलों की संख्या, जिनके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na व Neb, जिनके मोलों की संख्या Na व Nb हो जाती है, तब A व B की मोल भिन्न, तब A व B की मोल भिन्न की कितनी हो जाएगी, XA व XB, A व B की मोल भिन्न XA व XB हो जाएगी। अतः अब देखते हैं अपन अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो क्या किया, मान लीजिए किसी विलयन में A और B दो अवयव घुले हुए हैं, अब इन दोनों अवयवों की मोलों की संख्या Na और Nb हो गई, तो ठीक है, और इनके मोलों की संख्या और इनका फ्रैक्शन कितना हो गया, XA और XB हो गया, इनकी मोल भिन्न कितनी हो गई, XA और XB। तो यहां पर अगर मैं किसी A अवयव की मोल फ्रैक्शन निकालूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb, ये फॉर्मूला बनता है। यहां पर Na क्या है, अवयव A के मोलों की संख्या, फिर नीचे बटे में क्या है, अवयव A के मोलों की संख्या प्लस अवयव B के मोलों की संख्या। तो ये अपने पास क्या है, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन को XA की मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है, XA की मोल भिन्न प्राप्त हो जाती है। अब उसी तरह से इसका फ्रैक्शन निकालो, B अवयव B की फ्रैक्शन, तो अवयव B के फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ठीक है, सीधा सिंपल है, NB मतलब अवयव B के मोलों की संख्या बटे अवयव A के मोलों की संख्या प्लस अवयव B के मोलों की संख्या। तो इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अवयव B का मोल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा, यही फॉर्मूला बैठता है। अब अपन चाहें तो इस फॉर्मूले को एक कंबाइंड रूप दे देते हैं, सब में दे रहे हैं अपन XA प्लस XB, अगर मैं करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर Na अपॉन Na प्लस NB, ठीक है, ये आ गया पूरा। उसके बाद इसको दोनों को जोड़ दो, इसको भी NB अपॉन Na प्लस NB, ये फॉर्मूला बैठता है कंप्लीट। अब इसमें अपने को एक चीज यहां पर ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी अवयव में कितनी भी मोल फ्रैक्शन हो, किसी विलयन में कितनी भी मोल फ्रैक्शन हो, उन मोल फ्रैक्शनों में इनका योग कितना आता है, एक आता है, कितना आता है, एक, इतना सा ध्यान रखना। अभी अपने एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, उसमें देखेंगे कि वाकई में अपन उस एग्जांपल में क्वेश्चन में देखेंगे दो अवयव के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या उनका योग एक आता है। तो मेन बात है, वो क्वेश्चंस तो चलो होते रहेंगे, मेन बात है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना कि क्या कहते हैं मोल भिन्न। मोल भिन्न कहती है, मान लीजिए किसी विलयन में कई सारे अवयव हैं, तो ठीक है, उनकी मोल फ्रैक्शन अपने को निकालनी है। तो मान लीजिए दो अवयव है A और B, तो उनमें उनकी मोलों की संख्या भी अलग अलग होगी, तो विलयन A के मोलों की संख्या Na हो गई, विलयन B के मोलों की संख्या Nb हो गई। मोलों की संख्या ज्ञात करना अपने को आता है, शुरू से देखा है। और उसी अवयव A के मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, XA के रूप में दर्शाएंगे, उसी विलयन B के मोल फ्रैक्शन को XB के रूप में दर्शाएंगे। अगर मोल फ्रैक्शन XA पता करना है अपने को, तो फॉर्मूला बनता है ये Na अपॉन Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन B के मोल फ्रैक्शन प्राप्त करने तो फॉर्मूला बनता है NB अपॉन Na प्लस NB। कंबाइंड फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है, इन दोनों की जोड़ की वैल्यू एक आती है, एक से अधिक, ना तो अधिक ना कम आई। इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अब बात क्या होगी, टोटल इतना सारा समझने के बाद अपन क्या समझे कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। इस लाइन को आप जरूर लिखिए, मैं आपको लिखवाऊंगा इस लाइन को।
अतः इसमें रिजल्ट क्या निकला, इसको आप उतार लीजिए ऐसा कैसे, है ना, ठीक है। समझ तो आप गए होंगे, बात है चीज को समझना, मुद्दा क्या है, चीज को समझना। तो आप इसमें लिख दीजिए एक लाइन, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। विलयन में उपस्थित सभी घटकों के विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। ये आपने लिख दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और अवयव कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए किसी विलयन में एस अवयव हो तो उसके मोल भिन्न क्या हो जाएंगे, ओहो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए किसी विलयन में बहुत सारे अवयव है, एस अवयव है, तो क्या हो जाएगा एनएस, इसके मोलों की संख्या, मोल भिन्न कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, ठीक है, एनएस इस तरह से। तो कुछ नहीं करना है अपने को, जितने भी मोल भिन्न आ जाए अपने को उस तरह से अवयव के हिसाब से मोल भिन्न निकाल ली। अभी क्वेश्चन करके देखते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन लिखिए आप और इसको भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यह 1 विलयन 54 ग्राम जल, 1 विलयन 54 ग्राम जल व 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल से बना है। 1 विलयन 54 ग्राम जल व 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल से बना है। तो विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, क्या क्वेश्चन है, एक विलयन किससे बना है, 54 ग्राम जल प्लस 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल, ये कोई एक विलयन है जो किससे बना है, 54 ग्राम जल और 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल, मतलब यहाँ पर दो अवयव है, जल और क्या है मेथिल एल्कोहल। जल का फॉर्मूला होता है H2O और मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, यही फॉर्मूला होता है। अब इसका भार देखें अपन तो जल का भार कितना होता है 18, मेथिल एल्कोहल का कितना होता है 12, 12 और 3 15, 15 और 16 31, 31 और 1 32, तो कितना हो गया इसका भार 32, इसका भार हो गया। तो अपने पास सारे रिजल्ट है। अब अपने को फॉर्मूले क्या चाहिए इसके लिए, मान लीजिए जल का मोल भिन्न प्राप्त करनी है और मेथिल एल्कोहल की मोल भिन्न प्राप्त करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले तो मोलों की संख्या चाहिए। तो मोलों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, तो मोलों की संख्या प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या था, दिया गया भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर दिया गया भार कितना है 54 ग्राम, अणुभार कितना होता है 18, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, जल के मोल 3 मोल। जल के कितने मोल प्राप्त हुए अपने पास 3 मोल। उधर ही इसकी देखो, इसका मास कितना है, इसका दिया हुआ भार कितना है 64 ग्राम और इसका जो मोलिकुलर वेट है ये कितना आता है 32, कितना हो गया इसके 2 मोल। तो मेथिल एल्कोहल के कितने मोल है, इस विलयन में जल के 3 मोल घुले हुए और मेथिल एल्कोहल का 2 मोल घुला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये मामला यहां पर कंप्लीट होता है। अब अपने को देखनी है इनकी मोल फ्रैक्शन, अपने को इनकी मोल फ्रैक्शन देखनी है। मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनता है इसके मोल फ्रैक्शन का, मान लीजिए जल का मोल फ्रैक्शन देखना है अपने को, मोल फ्रैक्शन क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोलों की संख्या किसकी, जल के मोलों की संख्या कितनी आई अपने पास 3, ठीक है, बटे में क्या लिखना है अपने को कुल मोल, यही था मोल फ्रैक्शन, अपन ने लिखा था ना यहाँ पर फॉर्मूला है Na + Nb, मतलब दोनों के मोल जोड़ने हैं, यही फॉर्मूला था। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 + 3 = 5, तो यहाँ पर 5 ये कुल मोल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, इसका भाग लगाओ 6 × 5 = 30, कितना 0.6, इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आ गई 0.6। उसी तरह से मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कितना मोल है इसका 2, कुल मोल कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20, 0.4, इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आ गई 0.4। अब देखो क्या इन दोनों को जोड़कर देख सकते हैं पर 0.6 + 0.4 तो कितना वैल्यू आता है 1। यही तो बात ये कर रहा था, यही तो बात ये कह रहा था। तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आती है अपने पास 1। तो मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा।
और इनमें आपको मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली। ठीक है, तो बात यहीं पे आज की अपन खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं आए तो यहाँ पर हम उपस्थित हैं, आप उस क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन लिखिए, आपको इतना सारा करवाने के बाद आपको एक क्वेश्चन देने का तो हक बनता है। क्वेश्चन लिखिए, उसमें समुद्र के जल में 4 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम में उपस्थित है। क्या है? समुद्र के जल में, क्वेश्चन लिखिए, समुद्र के जल में 4 गुणा 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम में उपस्थित है, प्रति किलोग्राम में उपस्थित है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको चुटकी बजाते हल कर लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। नहीं आया है, अगर क्वेश्चन नहीं आता फिर भी मुझे उम्मीद है कि जितनों ने ये क्लास ली होगी वो इस क्वेश्चन को यूं हल कर देंगे। इसको ही नहीं, यहां तक का जितना मैटर कंप्लीट हो चुका है अपना, तो उस मैटर के हिसाब से आप यहां तक के मैटर के जितने क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर लोगे, मुझे ये उम्मीद है आपसे। ठीक है, अपन ने बहुत ही सिंपल तरीके से फालतू का कचरा नहीं देखते हुए सीधे सीधे कॉन्सेप्ट उठाए हैं और उन कॉन्सेप्ट को ही समझा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी और आपके लिए इसमें कुछ अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं केमिस्ट्री के किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, कैसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं आप मेरे साथ। और कुछ दिनों बाद अपन टेलीग्राम लिंक मैं आपको यूट्यूब में दे दूंगा, उसमें आप इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वहां पे क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, नोटबुक उपलब्ध हो जाएगी आपको, क्वेश्चन बुक, आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिस्कशन मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।